हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज का शुरू करते हैं आज का क्लास। और आज का अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंगल फेज मोटर। यानी आप अगर सिंगल फेज मोटर की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के सिंगल फेज मोटर होते हैं। आपने देखा होगा जैसे वो टॉय में लगा हुआ मोटर आपने देखा होगा, बहुत छोटी सी मोटर देखा होगा। इसके बाद अगर बात करें आप वॉशिंग मशीन में देखे होंगे, फैन में देखे हैं। अदरवाइज बहुत सारा ऐसे मोटर हैं जो अलग अलग तरह के मोटर देखे होंगे, और उसमें से ज़्यादातर मोटर वो सिंगल फेज का ही मोटर होता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कितने टाइप्स के सिंगल फेज मोटर होता है। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में जानते हैं कि सिंगल फेज मोटर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं यहां से, एक नंबर में। तो पहले लिखेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पहला देखें, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। 2 नंबर का अगर बात करें हम लोग कि दूसरे नंबर में कौन सा मोटर आता है, दूसरा नंबर तो ऐसे नंबरिंग देते जाते हैं। तो ये आ गया एसी सिंगल फेज सीरीज एंड यूनिवर्सल मोटर। मोटर मान लो यूनिवर्सल मोटर। नंबर 3 का अगर हम लोग बात करें कि नंबर 3 में कौन सा मोटर आता है, तो नंबर 3 का अगर बात करें तो आपका आ गया ये 2। तो एक आ गया आपका रिपल्सन मोटर। कौन सा मोटर? रिपल्सन मोटर। एक आ गया आपका रिपल्सन मोटर। दूसरा अगर आप करो तो सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। कौन सा? सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर एक आ गया आपका। और एक मोटर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के बाद एक मोटर आपका आ जाता है इसमें, रिपल्सन मोटर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गया। तो एक तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ गया आपका, ठीक है। एसी सिंगल फेज सीरीज यूनिवर्सल मोटर आ गया, सही है। एक आ गया रिपल्सन मोटर और एक आ गया आपका सिंक्रोनस मोटर। चलिए ठीक है। तो मूल रूप से हम लोग देख लिए कि जो सिंगल फेज मोटर है वह मूल रूप से 4 टाइप्स का देख लिए हम लोग। एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज सीरीज एंड यूनिवर्सल मोटर, रिपल्सन मोटर और सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। अगर इसका बात करें सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, तो ये भी कई टाइप्स के होते हैं। इसमें ये सिंगल फेज का बात कर रहे हैं तो ये भी कई टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से आ गया, आइए देखते हैं इसको। तो ये पहला आ जाता है स्प्लिट फेज, या इसको बोलो, हाँ सही है, चलो रहने दो, स्प्लिट फेज। फिर हम उसको स्प्लिट फेज को भी बांटेंगे इसलिए। और एक आ जाता था आपका क्या, सैडिड पोल। तो ये कितने प्रकार का इंडक्शन, जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है वो कितने प्रकार से आ गया आपका? 2 प्रकार का, एक सैडिड पोल, एक आ गया स्प्लिट फेज, एक आ गया आपका सैडिड पोल। तो ये आ गया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। इसका भी अलग टाइप्स पढ़ेंगे।
ये आपका तो इसी तरह से ये भी आपका आ जाता है, सिंक्रोनस मोटर भी आ जाता है आपका 2 टेप्स का। कितने? 2 टेप्स का। ये भी आ जाता है आपका कितने? 2 टेप्स का। एक आ जाता है आपका रिलैक्टेंस मोटर, एक आ जाता है आपका कौन? रिलैक्टेंस मोटर। दूसरा आ जाता है हिस्टैरिसीस मोटर। हिस्टैरिसीस मोटर। तो कितने टैप्स के आ गया आपका? सिंक्रोनस मोटर आ गया 2 टैप्स का, एक आ गया रिलक्टेंस मोटर, एक आ गया हिस्टैरिस मोटर। सिंक्रोनस मोटर का 2 टैप्स हो गया, एक ये आ गया आपका और एक हिस्टैरिस आ गया, तो 2 ये आ गया। इंडक्शन मोटर का 2 टैप्स आ गया, एक आ गया आपका स्प्लिट फेज और एक आ गया स्टैटिक पोल। ये 2 प्रकार से आ गया। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर के बारे में। किसमें? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। ये कितने प्रकार का होता है, तो ये इसका टैप्स के बारे में अगर जाने, तो ये सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, फिर से इसको भी कई भागों में बांटा गया है, उनको भी हम लोग देखते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर बात करें तो कौन सा था? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इसके तो कितने टैप्स आ गया था? तो 2 टैप्स आपने देखा था। इसके कितने टैप्स आ गया था? 2 टैप्स। पहला क्या आया था? स्प्लिट फेज, और दूसरा आ गया था क्या? सैडिड पोल। दूसरा आ गया था सैडिड पोल। अब जो ये स्प्लिट फेज है, स्प्लिट फेज को भी कई भागों में बांटा गया है, कई टैप्स के हैं ये। इसको भी आइए बांटते हैं, इसको कितने टैप्स में बांटा गया है। तो इसका 3 टैप्स हम देख रहे हैं। कितने टैप्स? 3 टैप्स। ओ, इस तरह से कर देते हैं। कितने टैप्स में? 3 टैप्स। तो ये आ गया आपका पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आ गया रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर। फिर दूसरा में आ गया कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर। और एक आ गया आपका कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। एक में सिर्फ एक ही कैपेसिटर लगा हुआ रहेगा। एक परमानेंट कैपेसिटर भी आता है जो फैन में लगता है। परमानेंट कैपेसिटर, उसमें कट नहीं होता है, एक ही कैपेसिटर होता है लेकिन वो कट नहीं होता है। एक ऐसे मोटर आता है जिसमें एक कैपेसिटर तो लगाया जाता है लेकिन वो 75 या 80% रन होने के बाद क्या होता है, उसमें कैपेसिटर को कट कर दिया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है, आइए उसके बारे में भी जानेंगे। और एक होता है जिसमें डबल कैपेसिटर लगा होता है। एक कैपेसिटर स्टार्ट होने के 75 या 80% रन होने के बाद क्या होता है, एक कैपेसिटर कट हो जाता है और एक कैपेसिटर परमानेंट लगा होता है। इसमें डबल कैपेसिटर आ गया। एक आ गया सिंगल कैपेसिटर, एक आता है परमानेंट कैपेसिटर जो एक ही कैपेसिटर होता है वो परमानेंट लगा होता है, उसके बारे में। तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं स्प्लिट फेज के बारे में। स्प्लिट फेज क्या है, फिर स्प्लिट फेज के ये 3 मोटर हैं इनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के 2 टाइप्स हो गए। नंबर 1 आ गया स्प्लिट फेज, नंबर 2 आ गया सैडिड पोल। स्प्लिट फेज और सैडिड पोल।
और स्प्लिट फेज के कितने मोटर्स आ गए? 3 मोटर्स देखिए, एक रेजिस्टेंस स्प्लिट, फिर दूसरा आ गया कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज, एक आ गया फिर से कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। तो ये आ गया। आज हम लोग जानते हैं स्प्लिट फेज क्या है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि आप नाम से ही जानते हो स्प्लिट, स्प्लिट मतलब क्या होता है? फाड़ना, या कह सकते हैं बांटना। स्प्लिट, स्प्लिट का क्या मतलब हो जाता है? स्प्लिट का हिंदी अर्थ हो जाता है क्या? फाड़ना, या कह सकते हैं बांटना, दो भागों में अलग अलग बांटना। तो आइए, जैसे कि आप जानते हैं सिंगल फेज है, तो सिंगल फेज मोटर में क्या होता है कि सिंगल वाइंडिंग होता है। सिंगल फेज मोटर में सिंगल वाइंडिंग होता है, लेकिन सिंगल में वो क्या होता था कि जैसे कि कल हम लोग देखे थे कि इस तरह से एक रोटर बना हुआ था। ये क्या है? सिंगल फेज का रोटर है, और यहां एक पोल इधर बना हुआ था, और एक पोल क्या था? इधर बना हुआ था। इधर बना हुआ था, और इधर से कनेक्शन इधर, और इधर से कनेक्शन लगा करके इधर किए थे। इसमें प्लस, इधर माइनस, एक बार फिर यहाँ माइनस, यहाँ पर। तो देखे थे यहां जब एन बन रहा था, तो इस साइड क्या, इस पोल में क्या बनेगा? एस। ये तो एन बनेगा एक साइड, तो एक साइड एस बनेगा, ये तो पता है। जब इसमें मैग्नेटिक ऑफ लाइन ऐसे क्रॉस करेगा, इस पे आएगा, तो ये जो रोटर है, ये जो रोटर है, रोटर में भी ये किस तरह का रोटर है? तो ये रोटर है आपको स्क्वायलर केज, स्क्वायलर केज रोटर, स्क्वायलर केज रोटर। कौन सा रोटर है? स्क्वायलर केज। वो स्क्वायलर केज है, तो इसमें आने के बाद यहां जो फ्लक्स चेंज होगा, तो यहां कौन सा? इसमें भी इंड्यूस होगा ईएमएफ जब फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि आपको स्क्वायलर केज में पता है कि इसमें कंडक्टर लगा होता है। तो यहां कौन सा पोल बन जाएगा? यहां भी बन जाएगा एन, और यहां भी, और यहां क्या बन जाएगा? जब यहां एन बनेगा एक तरफ, तो दूसरी तरफ फिर क्या बन जाएगा? एस। तो एन, और ये एन किसका? स्टेटर का। एन किसका? स्टेटर का। और एन किसका? रोटर का। एन किसका? ये आ गया रोटर का। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा। एक यहां स्टेटर का एस पोल, और एक आ गया रोटर का, यह एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कुछ देर के बाद जैसे इसमें प्लस होगा, इसमें माइनस होगा, तो यहां एन आ जाएगा, तो यहां भी एन आएगा, यहां एस आएगा, तो यहां भी एस आएगा, तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो उस स्थिति में ये कहीं नहीं घूमेगा, क्योंकि यहां जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बन ही नहीं रहा है। रोटेशनल मैग्नेटिक फील्ड बनता है तब तो, ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेशनल है ही नहीं। ये किस तरह का है? तो आप कह सकते हो पल्स सेटिंग। अगर पूछा जाए सिंगल फेज मोटर में किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है, यानी फील्ड बनता है, तो हम लोग कहेंगे पल्स सेटिंग। किस तरह का? पल्स सेटिंग इसमें बन रहा है। तो ये रोटेशनल बनेगा तब तो रोटेटिंग करेगा। इस इनेर्शिया के कारण, इनेर्शिया के कारण ये क्या होता है कि ये घूम नहीं पाता है। ये इसमें दोनों एक दूसरे से रिपेल कर रहा है, तो इसलिए ये क्या हो रहा है? ये घूम नहीं पा रहा है, इनेर्शिया के कारण नहीं घूम पा रहा है। तो इसको क्या करते हैं? आखिर इसको तो घुमाना है किसी ना किसी तरह से। तो इसमें क्या किया जाता है? सिंगल फेज में डबल वाइंडिंग कर दिया जाता है। सिंगल फेज को ही बांट करके दो भागों में कर दिया जाता है। इस तरह से ये नहीं घूम पाता है, क्योंकि सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। यह क्या है? सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, नॉन सेल्फ हो गया, ये सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। इसको अब सेल्फ स्टार्ट बनाना है, तो सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए क्या करते हैं? इसमें डबल वाइंडिंग करते हैं, यानी सिंगल वाइंडिंग मतलब सिंगल फेज को ही डबल फेज में हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसलिए इसे कहा जाता है शेडिड पोल, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शेडिड पोल। सिंगल फेज को ही बांट करके डबल फेज, यानी टू फेज हम लोग बोल सकते हैं। कौन सा? टू फेज। अभी तक ये सिंगल फेज है, अभी तक कौन सा है? सिंगल फेज है। अब इसी को बांट करके डबल फेज करेंगे, यानी शेडिड का मतलब होता है एक को ही बांट करके, फाड़ करके दो भागों में डिवाइड करके दो बना देना। तो इसी को हम लोग क्या करेंगे? एक को डबल करते हैं, तो शेडिड करते हैं। इसको क्या करेंगे? शेडिड करते हैं। आइए इसको शेडिड करते हैं। तो शेडिड कैसे करेंगे? तो सपोज कर लो जैसे कि हम लोग दिखाते हैं
एक वाइंडिंग आपका क्या है, ये आपका स्टेटर है, क्या है ये आपका रोटर, सॉरी ये रोटर है, आपका रोटर है ये। तो एक वाइंडिंग आप क्या करो, यहां कर दो, जैसे कि हम लोग दिखाते हैं उसमें डायग्राम बना करके, एक वाइंडिंग आपने यहां कर दिया, तो दूसरा वाइंडिंग क्या करना है, दूसरा वाइंडिंग जो करेंगे वो एक दूसरे से 90 डिग्री पे होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री का बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री का अगर बात करते हैं तो आपको पता है इलेक्ट्रिकल डिग्री कैसे निकालते हैं, पोल इंटू 180 डिग्री, जितने पोल है उनको 180 से मल्टीपल करके क्या करते हैं, उसका टोटल निकालते हैं। जैसे सपोज कर लो ये 2 पोल का है, तो यहां करेंगे 2 इंटू 180, तो हो गया कितना का, 2 पोल का है तो इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना आ गया 160। अगर 4 पोल का हो तो 4 पोल का अगर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 720, ये आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल डिग्री का बात करते हैं तो ये एक दूसरे से कितना डिग्री पर वाइंडिंग करना है हमें, तो आप कहोगे 90 डिग्री पर, कितना डिग्री पर 90 इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री पर करेंगे, इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री पर। अब देखो इसमें क्या किए, फेज सिंगल ही है, ये कौन सा फेज है, सिंगल फेज है, लेकिन वाइंडिंग कर दिए डबल, और एक दूसरे से फेज एंगल कितना बना दिए 90 डिग्री, इलेक्ट्रिकल फेज एंगल 90 डिग्री का फेज एंगल, एक दूसरे से 90 डिग्री का फेज एंगल बना दिए। इस वाइंडिंग को जो वाइंडिंग पहले से लगा रखे थे उस वाइंडिंग को, यानी जिस वाइंडिंग के थ्रू ये घूमेगा, इसे कहते हैं मेन वाइंडिंग। कौन वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग, मेन या रनिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग, इसको मेन या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। जो वाइंडिंग स्टार्ट करने के लिए लगाए हैं, इनका हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये खुद अकेले तो घुमा नहीं पा रहा था ना, ये एक सिंगल वाइंडिंग था तो वो अकेले घुमा नहीं पा रहा था, इस वाइंडिंग को इसे घुमाने के लिए, जो सहायता करने के लिए एक और वाइंडिंग लगाए हैं, तो इसे कहते हैं एक ज्वेलरी वाइंडिंग, एक ज्वेलरी वाइंडिंग, या एंड या लिख लो, या इसे कहते हैं स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, एक ज्वेलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग, इसे ज्वेलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं, इसको मेन वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये जो होता है ये थिक वायर का बना होता है, यानी मेन वाइंडिंग यानी मोटे तार का, किसका, थिक वायर का, ये थिक वायर का बना होता है, और अधिक टर्न नहीं फिब टर्न दिया होता है। और ये जो होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये होता है, ये आपका थिनर वायर का बना होता है, यानी पतली तार का। कौन सा, पतली तार का, ये आपका बना होता है थिनर वायर का, यानी पतली तार का, और ये बना होता है थिक वायर का, यानी मोटे तार का। मोटे तार का कह सकते हैं मेन वाइंडिंग, मोटे तार का, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है यानी ज्वेलरी वाइंडिंग है, ये थिनर वायर का, यानी पतले तार का। ये अधिक टर्न का होता है, ये कम टर्न का होता है, ये अधिक टर्न का, ये कम टर्न का, इसलिए इसे रजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर भी कहते हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर लगा होता है एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या लगा रहता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, क्या लगाता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ये स्विच का क्या काम है, ये स्विच क्या काम करता है, जब ये रोटर 75% टू 80% रन करना शुरू करता है, तो ये क्या करता है, इसको कट कर देता है, इसकी सप्लाई, फिर रनिंग वाइंडिंग पर भी ये घूमते रहता है, ये वाइंडिंग का तभी कुछ काम नहीं रहता है। ये काम है ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच का। इसे बोलचाल की भाषा में क्लच भी कहा जाता है, इसे बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, क्लच। रेजिस्टेंस इसका, इसे क्या कहा जाता है, रेजिस्टेंस स्प्लिट फेज मोटर।
क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, इसका रेजिस्टेंस कम होता है। अगर इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो तो क्या करते हैं उस टाइम में, अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं हो तो इसको क्या करते हैं, यहां पर एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा देते हैं। सेंट्रीफ्यूगल के बाद एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहां क्या करते हैं, ये रेजिस्टेंस यहां लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आपको पता चला कि स्प्लिट क्यों नाम पड़ा, क्योंकि एक फेज को बांट करके दो फेजों में करना, यानी टू फेज, इसको कह सकते हैं टू फेज। ये सिंगल फेज अब नहीं रहा, अब ये टू फेज हो गया, इसलिए इसका नाम पड़ा स्प्लिट फेज। इसमें एक सहायक वाइंडिंग हो गया, सहायता करने वाला, क्योंकि ये रन नहीं करा पा रहा था, ये सिंगल वाइंडिंग जो था ये इसको रन नहीं करा पा रहा था। तो इसमें क्या किया, एक दूसरे के 90 इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री पर एक दूसरे वाइंडिंग को क्या किया, इस वाइंडिंग के 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल 90 डिग्री पर इस वाइंडिंग को क्या किया, लगा दिया। इससे क्या हुआ, इस वाइंडिंग में जो तार लगा हुआ थिनर वायर लगा हुआ, यानी पतला सा तार, पतली, इसको एक ज्वेलरी वाइंडिंग के या स्टार्टिंग वाइंडिंग के नाम से जानते हैं। यहाँ एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। ये क्यों लगाए हैं कि जब रोटर रोटेटिंग करना शुरू कर दे और उसका स्पीड समथिंग 75% से 80% पर हो जाए तो ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, इसको कट कर देता है। इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए अगर इसमें रेजिस्टेंस की कमी हो तो इसमें क्या करते हैं, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस यहां लगा देते हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं। तो इसका ये देख लेते हैं। आइए अब इसका देख लेते हैं फेजर डायग्राम। क्या देख लेते हैं, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम जो है, इसका फेजर डायग्राम देख लेते हैं। ये है आपका वोल्टेज, क्या है, वोल्टेज। सपोज अब देखो ये मोटे तार का है, ये क्या है, मोटे तार है, और टर्न भी इसके अपेक्षा इसमें कम है, इसके अपेक्षा इसमें टर्न कम है। तो क्या होगा, ये कंडक्टर के रूप में इंडक्टर के रूप में है, क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर में हम लोग जानते हैं कि जब इंडक्टर में सप्लाई देते हैं तो इसमें क्या होता है, करंट लेग करता है। क्या करता है, करंट लेग करता है, ये तो पता है आपको। तो ये वोल्टेज है, ये इसका क्या आ गया, करंट, किसका, एम लिख दिए, यानी मेन वाइंडिंग का, मेन वाइंडिंग का। क्योंकि इसमें अधिक करंट होगा, इसमें कम करंट होगा, इसमें एम आई अधिक होगा, एम आई जो है ये करंट अधिक होगा। कहो क्यों अधिक होगा, क्योंकि ये इंडक्टर क्या है, प्योर इंडक्टर के तरह है, इसमें रेजिस्टेंस कम है, ये करंट को रजिस्ट कम कर रहा है, इसलिए ये प्योर इंडक्टर के तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि पतले तार का है और टर्न भी ज्यादा है, एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस भी लगा दिए हैं, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इसमें करंट क्या होगा, कम। यहाँ ए लिख देते हैं, यानी ज्वेलरी वाइंडिंग का बात कर रहे हैं। और अगर इन दोनों करंट का बात करें कि किसमें ज्यादा करंट होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि करंट किसमें ज्यादा होगा, तो कह सकते हैं एम आई में अधिक होगा एम ए से, करंट ज्यादा होगा। तो इसका मतलब है इसमें लेग कम करेगा, इसमें करंट कम लेग करेगा, इसमें ज्यादा करेगा, क्योंकि ये प्योर की तरह बिहेव कर रहा है, तो ये क्या हो जाता है 90 डिग्री पर। और इसका जो फेजर डायग्राम इसका जो बनेगा, ये किस तरह का बनेगा, इस तरह का। ये आ गया आपका ये इसका करंट शो कर रहा है, ये इसका करंट शो कर रहा है। अगर मेन करंट का अगर बात कर ले तो ये इस तरह से आ जाएगा, क्या आपका आई। यहां से आप इस तरह से भी बना सकते हो उसको, इस तरह से भी आप इसको बना सकते हो। यहां से यहां क्या हो सकता है, सब ये जो होगा थीटा कोण थीटा 2 हो जाएगा। यहां से यहां क्या हो जाएगा, थीटा 1 हो जाएगा। और यहां से यहां क्या हो जाएगा, यहां से यहां थीटा क्या हो जाएगा, थीटा। तो अगर हम क्या करेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 करेंगे, जो थीटा बचेगा, ये थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। कितना डिग्री, 30 डिग्री। ये याद रखना है आपको कि इसके बीच कितना डिग्री का, 30 डिग्री का एंगल बनता है। और करंट क्या होता है, किसमें ज्यादा लेग कर रहा है, तो मेन वाइंडिंग में करंट ज्यादा लेग कर रहा है, और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है उसमें कम कर रहा है। मेन ये बना आपका, मेन क्या बना, ये बना। इस तरह से दिख रहा होगा, शायद बहुत कुछ लिखा हुआ है। अब आप देखो इसमें
ये क्या आ गया आपका फेजर डायग्राम। ये वोल्टेज का है और ये क्या है करंट का है। तो ये क्या करता है, यहां बहुत ज्यादा लेग कर रहा था, इसके वजह से करंट ये आ गया। तो इसका अगर स्टार्टिंग का बनाए ग्राफ, स्टार्टिंग का अगर ग्राफ बनाए तो ये आप मान लो टॉर्क के बराबर, ये मान लो आप स्पीड, क्या मान लो स्पीड। तो इसमें लगभग क्या होता है, मेन वाइंडिंग का अगर स्टार्टिंग वाइंडिंग का अगर बात करें ठीक से नहीं बना पाया ये, लेकिन जाएगा कहाँ, यहीं आकर के मिलेगा। ये स्पीड है, ये मान लो आप 0, ये लगभग 200 स्टार्ट, यानी इसका स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क फुल लोड टॉर्क का 150 से 200 तक अधिक होता है। यानी फुल लोड से फुल लोड टॉर्क से स्टार्टिंग टॉर्क जो है, स्टार्टिंग टॉर्क वो 150 से 200 तक क्या होता है अधिक होता है। ये इसका क्या हुआ, ये ग्राफ में निकला। आप इसको 10 मान लो, 20, 30, 40, यहाँ गया n, 60, 70, 80, 90 और 100, यानी ns का बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां तक हम लोग देखे थे स्प्लिट फेज का, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो कैसा लगा आपको ये क्लास, आप इसको अच्छी तरीके से देखें। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छा लग रहा हो तो कृपया कमेंट जरूर करें। थैंक यू।